हेलो बच्चों। आइए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी आपको पढ़ना होता है। जीओसी कहा जाता है कि जीओसी अगर आपको बहुत अच्छे से जानकारी है तो आप किसी भी रिएक्शन के बारे में, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। रिएक्शन के में जो जितने भी क्वेश्चन उसके रीजनिंग पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को आप पुट अप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो कह सकते हो कि जो जीओसी पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक का जान होता है, ऑर्गेनिक की जान कहे जाते हैं। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक के जीओसी को। और ऑर्गेनिक के जीओसी में मैं आपको ले चलूँगा रिएक्शन मैकेनिज़्म। दो पार्ट में होता है, मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट पहले बताऊंगा और इस पूरे सीरीज को, रिएक्शन मैकेनिज्म के सीरीज को मैं पूरी की पूरी कंप्लीट करके आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इस मैकेनिज्म में हमको देखना क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है बेटा इंटरमीडिएट की। वो क्या होता है? इंटरमीडिएट की होता है। अब सबसे पहले ये जानो कि इंटरमीडिएट का टर्म होता क्या है, इंटरमीडिएट कहते किसको हैं, इसका लॉजिक क्या है, मतलब क्या है। तो इंटरमीडिएट टर्म जो होता है, आप एक बात समझ लीजिए, मान लिया जाए कि कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई भी बेटा एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनाएगा। वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। बट याद रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। क्या होता है? उसी को तो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। अभी मैं आगे आपको और डिटेल लेके चलूँगा। उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट एग्जिस्ट तो जल्दी नहीं करेगा, ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तुरंत आपका क्या करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनाएगा शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए, और फिर वो क्या करता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है और वो अनस्टेबल से स्टेबल बनाना चाहता है। तो इसी बात को मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी कहा जाता है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये भी होता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है। जो रिएक्टेंट होता है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होकर के प्रोडक्ट में क्या होता है? न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट में क्या होगा? न्यू बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म होगा। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एनर्जी का डिफरेंस आता है, एनर्जी की गैपिंग आती है। यहाँ पे जो कहा जाता है रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट में एनर्जी कम होती है। और एनर्जी जब कम होगी तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? हाईली स्टेबल होता है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि आखिर वो इंटरमीडिएट होते क्या हैं। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ इंटरमीडिएट में। तो देखो, जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं बेटा वो सारे हम लोग यहाँ पे खूब अच्छे से स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, इंटरमीडिएट में सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हम बात करते हैं आपसे, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसे दूसरा जो इंटरमीडिएट बनता है जिसके थ्रू रिएक्शन होता है उसे बेटा कहते हैं कार्बोकटायन। उसे क्या बोलोगे? कार्बोकटायन बोलोगे। और कार्बोकटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना। फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बेटा एक और होता है इंटरमीडिएट जिसके थ्रू रिएक्शन होता है और वो होता है बेटा कार्बन आयन। और कार्बन आयन का मतलब सी निगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक और आपका इंटरमीडिएट, जो पूरा इंटरमीडिएट पूरे टॉपिक को मैं पुटअप यहाँ टच करूँगा, वो होता है बेटा कार्बीन। उसे क्या बोलोगे? कार्बीन बोलोगे। इसके बाद एक और आपको इंटरमीडिएट बता देता हूँ जो आपको नाइट्रीन मिलता है। नाइट्रीन के बाद एक और इंटरमीडिएट आपको मिलेगा और वो होगा आपका बेंजाइन, ठीक है बेटा, बेंजाइन। तो इतने ढेर सारे इंटरमीडिएट आपके पास हैं।
अगर इन सभी इंटरमीडिएट के बारे में आपको नॉलेज हो गया, इन सभी इंटरमीडिएट की कहानी आप समझ गए, तो ये मान के चलिए कि आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जीओसी पार्ट होती है, मैकेनिज्म पार्ट होता है, उसके आप बारूद जानकार हो गए हो। कोई भी सवाल आपसे कहीं भी अलग नहीं हो सकता, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक एक करके मैं आपको इंटरमीडिएट के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड ब्रेकिंग होता कैसे है। रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, उस रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस होता है वो कहा जाता है कि दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक होता है बेटा होमोलिसिस, और एक होता है जो आपका उसे कहते हैं हेट्रोलिसिस कहते हैं। हेट्रोलिसिस बोलो या उसे हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको समझाता हूँ। अब एक एक करके आपको बताता हूँ। होमो मने क्या हुआ? होमो मने होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो होमोलिसिस को मैं आपको सेपरेटली अलग ले चलता हूँ और समझाता हूँ उसको, ध्यान से सुनिएगा। होमोलिसिस प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली? होमो मने क्या होता है? से इक्वल। होमो मने अगर बात करोगे तो उसको क्या बोलोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, है ना। उसे क्या बोलोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और किसका? ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम। और वो किससे बॉन्डेड होंगे बेटा? कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे। क्या होंगे? अगर वो बॉन्डेड हुए तो किससे होंगे? कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे। उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होगा। और होमोलिसिस की अगर बात करते हो तो उसमें दो सेम एटम होना चाहिए जिनके बीच बॉन्ड बना हुआ है। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन लाइक एटम के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के वो होमोलिसिस का केस है। और अगर अलग अलग एटम है तभी भी वहाँ पे जो कंडीशन होना चाहिए होमोलिसिस करने की, वो सारे कंडीशन आप ध्यान से रखिए कि कैसे होमोलिसिस करते हैं। इक्वल, जैसे मान लो एक ये है, ए है और यहाँ पर भी ए है। मान लिया जाए कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, इसको पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे जो बेटा बॉन्ड है दोनों के बीच में, सेम एटम के बीच में है। मान लिया दोनों एटम अलग होना चाह रहे हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो ये एक तरह से समझो होमोलिसिस का फंडा है। अब इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि होमोलिसिस के से फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। तो देखो ध्यान से, एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। सी ऊपर भी एच है बेटा, नीचे भी एच है, यहाँ पर भी बेटा ए है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया, या आपने सनलाइट दे दिया, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, तीसरा हो सकता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने दे दिया, या आप पेरोक्साइड दे दिए, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल वीडियो अलग बना के दूंगा कि फ्री रेडिकल होमोलिसिस होता कैसे है। तो यहाँ पे समझो कि ये कुछ रिएजेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ए एटम का है। और यहाँ पे होता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है कार्बन की, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? वो ए के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर दोनों का इक्वल होगा। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे दोनों बॉन्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल टूटेगा। और जब ये दोनों बॉन्ड इक्वल टूटेंगे तो क्या होगा? एच सी एच एच, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास आ जाएगा। अब इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इसी को तो हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं।
इसी को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल बना किससे? होमोलिसिस से बना। और एक बात देख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दो इस बॉन्ड में है, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, और एक यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि दिस इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। यानी इसका मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनका है। क्या होगा ये? इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलता, ठीक है, सॉरी 6 नहीं है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों बेटा? क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे अगर हम लोग देख लें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो हुआ ही हुआ। ठीक है, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इस फ्री रेडिकल की पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो मुझे कहीं न कहीं एनर्जी देगा वीडियो को बनाने के लिए। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रक्चर की अगर बात कर दूं फ्री रेडिकल का तो क्या होगा। आप फ्री रेडिकल यहाँ पे दिखे हो, CH3 फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो इस कार्बन को बीच में रखो। यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और सभी के बीच में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो फ्री रेडिकल बना कैसे? फ्री रेडिकल देखो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये है। यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? और 7 है तो इसका मतलब इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो देख सकते हो ये sp2 होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं मैं आपको एक लेक्चर बनाया हूँ, वहाँ पे आप खोज लीजिएगा, हाइब्रिडेशन ऑफ ऑड एंड इवन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा वो आपका sp2 होगा। और अगर ये sp2 है बेटा तो कहीं न कहीं इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है ना बेटा? तो ये आपका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है इसके डिटेल देखो। तो मैं आपको फ्री रेडिकल की पूरी डिटेल आपको समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका sp2 होगा। पहला, ये इसमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपका होगा कि अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तीसरी बात कर लेता हूँ, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड्स होंगे बेटा। तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगी। 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करना हो तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बेटा आ जाते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? लोन पेयर तो नहीं है ना यहाँ पे। लोन पेयर माने पेयर में होना, इलेक्ट्रॉन कहीं पेयर में तो है नहीं, ऑड में है, तो लोन पेयर यहाँ पर क्या होगा? 0 होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये इंटरमीडिएट है, इनकम्प्लीट है, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा? ये कहा जाएगा कि ये मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। सबसे बारूद पॉइंट बताता हूँ कि इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से कहा जाता है बेटा कि ये क्या होंगे? ये आपका जो होंगे वो आपका पैरामैग्नेटिक होंगे। वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये सारी बातें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी बातें आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये आपका है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, सबसे बारूद बात बताता हूँ कि ये जो कैसा काम करता है, इट इज़ बिहेव लाइक, ये कैसा काम करेगा, बिहेव लाइक, ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और कहा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो मतलब ये किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। मान लो भूख मुझे लगा, तो भूख लगा तो कहाँ जाएंगे, खाने के पास जाएंगे, जिसके पास खाना मिलेगा वहाँ मैं जाऊँगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, याद रखना ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो किधर भागेंगे ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरफ भागेंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो मैं आगे बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये रहा आपका फ्री रेडिकल बनता कैसे है। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे और वहाँ बताता हूँ कि कार्बोकैटायन और कार्बेनायन किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। दूसरी बात आता हूँ कि यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। कार्बोकैटायन का मतलब बेटा होता है कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बोकैटायन उसे बोलना सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फिर वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर समझाया था। यहाँ पे मैं आपका बी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले कार्बोकैटायन बना कैसे। देखो ध्यान से मेरी बात अच्छे से सुनना, सारी बात समझ में आएगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बी का है एक ए सी का है। अगर बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सी, ये कंडीशन याद रखना। अगर बी की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कोई एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए सी से ज़्यादा है तो कहा जाएगा ये बॉन्ड पोलर है। पोलर का मतलब क्या हुआ, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव बन जाए। तो करना क्या है, यहाँ करना ये है कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसी को तो बेटा क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, यानी बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होना बॉन्ड का। बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ताकतवर है वो लेके चला जाएगा तो उस पर निगेटिव। और बेचारा कार्बन तो गरीब हो गया, कार्बन गरीब हो गया तो उसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हेट्रोलिटिकली टूटा ना, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग गया बेचारे का। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनने वाला है देख सकते हो, यहाँ पे ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज पा गया और बी पर क्या मिल गया, निगेटिव चार्ज। तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन, है ना। क्या बोलोगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू काउंट कर सकते हो तो काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है। तो बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं इसका, बिल्कुल है। बोलोगे बिल्कुल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो बेटा ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इन सभी के लिए मैं आपको कुछ बात बता दूं तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं कार्बोकैटायन के सारे पॉइंट आपको समझाता हूँ। पहली बात कि ये बना कैसे, ये बना बाई हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बन रहा है, माने अनइक्वल। मान लो हम 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं,
1-1 लाख रुपया लगा के हम 2 लोग बिजनेस किए भैया, 2 लाख रुपये का बिजनेस, लेकिन बिजनेस मान लो टूट रहा है, तो कोई एक बहुत ताकतवर है वो दूसरे का भी पैसा ले लिया, अपना भी ले लिया, तो जिसका लिया वो तो गरीब हो गया और जो पा गया वो एकदम धनी हो गया, बारूद बन गया। तो वही चीज़ है यहाँ, जो कार्बोकैटायन बनता है बेटा वो हेट्रोलिटिकली टूटता है, बॉन्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बना है। दूसरी बात 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा, जब 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या बोलोगे कि वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है। तीसरी बात बेटा, कार्बोकैटायन बेचारा गरीब है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी उसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबल बनाना। तो स्टेबल कैसे बनेगा? तो स्टेबलाइज बाई ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कोई हो, और कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप होता है उसे प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, या प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, या प्लस एच। तो ये सारी इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। सीरीज में स्टार्ट किया हूँ तो सीरीज को मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको डायग्राम में ले चलूँ तो डायग्राम में और बेहतर समझाऊंगा। देखो वही बात है, कार्बन है, 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा वो पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बैक एंड ऑर्बिटल है। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो क्या बोलोगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, sp2 है क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, और sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बॉन्ड पेयर कितना है, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर है, देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सुन लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अन माने अकेला, एक सिंगल, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है, एक भी नहीं है। दूसरी बात, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, भैया कहीं लोन पेयर दिख रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि ये तो बेचारा हाईली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन बेचारा पा नहीं रहा है, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्शन करेगा। और इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देख सकते हो, 2 2 4 2 6 सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे कि ये क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। दिस इज कॉल्ड एज डाईमैग्नेटिक। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो इसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल ही बोलेंगे। और इतना ही नहीं, और भी बात आपको बताता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसको हम लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ इसके बाद कार्बे एनायन कैसे बना। कार्बे एनायन, तो कार्बे एनायन की सिंपल सी बात है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब कि समझो मेरी बात को, ये आपका यहाँ पे है एच है, ये भी एच है और ये भी एच है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, वाई ग्रुप है मान लो, यहाँ पे लोन पेयर है। अब सुन लो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाई का ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज़्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई उस ग्रुप से, इसका मतलब क्या बोलोगे, इसका मतलब ये बोलोगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके भागेगा, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर ये भी अनइक्वल टूट रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये भी जब टूटेगा तो हेट्रोलिटिक टूटेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो बना क्या ये ध्यान देने वाली है,
बना ये आपके सामने कि बेचारा कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया और वाई पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से बेटा इसको क्या बोला जाएगा, कार्बन आयन। कार्बन आयन मीन्स द कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज, है ना। और ये भी बॉन्ड पोलर होगा, जो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर दिख रहा है तो बॉन्ड विल बी पोलर। वो बॉन्ड क्या होने वाला है, वो बॉन्ड आपका पोलर होने वाला है। अब इसका डिटेल पूरा समझा जाए, पूरी बात समझा जाए, क्या कहानी है यार। देख लो यहाँ पे C है, यहाँ H लगा दो, यहाँ H है, यहाँ H है। यार बहुत मज़े की बात ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कंप्लीट है ऑक्टेट इसका, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है बेटा। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी इसका क्या होगा, sp3 होगा। sp3 बट लोन पेयर है तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल शेप में हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं, पूरी डिटेल इसके बारे में, पूरी डिटेल जानना ज़रूरी है आपको, तो डिटेल समझो इसका डिटेल समझो। डिटेल कैसे समझोगे, यहाँ से समझो। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट फोकस करो। पहला पॉइंट ये फोकस करो कि ये टूटा कैसे, तो बाई हेट्रोलिटिक क्लीवेज से टूटा। किससे टूटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से टूट रहा है, ये आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज से टूट रहा है। दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान देना, ये कंप्लीट ऑक्टेट रखा हुआ है, इसके पास तो यार इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं है, ये कंप्लीट ऑक्टेट रखा हुआ है। तीसरी पॉइंट आपके सामने, इसको स्टेबल बनाना हो, अगर इसको अगर स्टेबलाइज करना हो तो कैसे करोगे, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप से, EWG ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो। और कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर जो वो क्या कहलाता है, -I या -R या -H, ये कहा जाता है। आपको एक बात और मैंने बता दिया कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। sp3 है तो ज्योमेट्री इसका क्या था, पिरामिडल था, ये भी मैंने आपको समझा दिया। पांचवा पॉइंट आपको सुनना होगा, जो बॉन्ड पेयर है वो तो 3 ही बॉन्ड पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर बात करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, आप देख सकते हो अकेला कोई नहीं है। लेकिन 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 ध्यान देना, जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बात ध्यान देना, जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल होगा तो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन तो करेगा ही, रिएक्शन तो करेगा ही ये भी। ठीक है, रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा। इसके बाद इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी क्या काम करेंगे, डाई मैग्नेटिक का तरह बिहेवियर शो करेंगे, डाई मैग्नेटिक होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह तो काम करना ही है। ठीक है, तो ये आपका रहा 3 जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे पूछा जाता है, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बीन। और ये सब चीज़ों को मैं आपको आगे लेके समझाऊंगा, क्योंकि इन्हीं तीनों को पूरी डिटेल पहले आपको समझा दूं, इन तीनों का एप्लीकेशन समझा दूं, उसके बाद फिर आपको मैं और बाकी के जो इंटरमीडिएट है वो आपको इंटरमीडिएट बाकी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आपको मैं लेक्चर को बंद करता हूँ। इसके आगे का लेक्चर मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ 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 लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। क्यों, क्योंकि आप जो एनर्जी दोगे उस एनर्जी से हम अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा आपका तीनों इंटरमीडिएट। अब इन तीनों इंटरमीडिएट के सारी बातों को बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा
कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।